अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम आपको अपने वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान में जो करंट कंडीशन है, पाकिस्तान में जिस तरह से बेरोज़गारी फैली हुई है, यहाँ पर लोगों को अपना कोई फ्यूचर दिखाई नहीं पड़ रहा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की यूथ जो कि पाकिस्तान का कल है, पाकिस्तान का फेस है, पाकिस्तान का फ्यूचर है। जो बच्चे इस टाइम पढ़ रहे हैं, अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, वो बच्चे अपना फ्यूचर आगे क्या देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान में उनका फ्यूचर है। तो इन तमाम टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए मैंने अपने गेस्ट को बुलाया है, जिनका नाम है मिस्टर अबूज़र, जो कि इस टाइम दुबई में मुकीम है और प्लस मेरे टीचर भी हैं। तो आइए इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक बच्चा अपना मुस्तकबिल बना सकता है। आया कि वो अगर वो पाकिस्तान में रहना चाहता है या कि किसी फॉरेन कंट्री में, आया कि वो दुबई हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, तो वो किस तरह से अपना एक फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर बना सकता है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमदुल्ला, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आप काइंडली ज़रा मेरी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक है, खैरियत से हैं? व्यूअर्स, एक्चुअली आई एम दुबई बेस्ड एंड आई एम वर्किंग इन टेलीकॉम इंडस्ट्री राइट नाउ। और हमारा बेसिकली जो मेन काम का फ्रेमवर्क जो है वो है वेब डेवलपमेंट हो गई, ऐप डेवलपमेंट हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गए। सर बहुत शुक्रिया आपका इंट्रोडक्शन देने का। तो सर बिना वक्त को ज़ाय करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि सर पाकिस्तान में तकरीबन हर तीसरे बंदे के बहुत बुरे हालात हैं। पाकिस्तान में अगर हम मिडिल क्लास बंदे की बात कर लें, तो मिडिल क्लास बंदे की हालत ये है कि वो खुदकुशी करने पर आ गए हैं। मतलब कि इतनी बुरे हालात हो गए हैं कि खुदकुशी उनके लिए एक जायज़ काम बन गया है। तो ये तो भी एक मिडिल क्लास तबके की बात हो रही है। अगर हम आ जाए कोई लोअर तबके पर, जो कि एक मजदूर तबका है, तो उन तबके के तो उन तबके सॉरी तो उन तबके के लोगों के क्या हालात होंगे। ये सवाल जो है बेसिकली इसको हमें जो है बहुत डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा कि इसकी क्या वजूहत हैं, किस वजह से ये सिचुएशन है, इसके पीछे क्या क्या सिनेरियोज़ हैं और इनके क्या क्या सलूशन हैं। इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे तो पहले मैं आपको सबसे पहले अगर हम अपनी कंट्री की करंट सिचुएशन देखेंगे तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो करेंसी है डेली बेस पे डी वैल्यू हो रही है। डॉलर का रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट जो है हमारे इकोनॉमी में पड़ रहा है, हमारी सर्विसेज के ऊपर पड़ रहा है। हमारा मुल्क जो है मोस्टली जो है इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिस वजह से महंगाई की चढ़ा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो हमारी पॉपुलेशन है, 40% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुकी है। अगर आप बात करें मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास के लिए जो है आजकल सर्वाइव करना जो है ना नामुमकिन सी बात है। ठीक है, क्योंकि हमारा कंट्री जो है बेसिकली पाकिस्तान जो है वो एक जो है ऐसी मार्केट है जहाँ पे जो है बहुत अनस्टेबिलिटी है, और जो वेजेस हैं हमारी वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, और हमारा सारा डिफेंड डॉलर पे है, जिस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मिडिल क्लास के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया हमारे मुल्क में। और अगर आप बात करें यानी मिडिल क्लास से जो नीचे क्लास आ जाती है, पुअर क्लास, यानी जो गरीब लोग, गरीब तबका आ जाता है, मजदूर तबका आ जाता है, लेबर तबका आ जाता है। ठीक है, तो इनके हालात तो आपको मालूम, एक मिडिल क्लास बंदा सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो इनकी तो बात ही जो है हमें करते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल यानी कहने ख़त्म हो चुकी है। हमारी जीडीपी गिर चुकी है बिल्कुल तरीके से, हमारे रिजर्व्स गिर चुके हैं, हर चीज़ जो है हम ऑक्शन कर रहे हैं। उसके बाद हमारी जो मुल्क में जो एक डेवलपमेंट सेक्टर है, हमारी जो मिलें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई भी सेक्टर आप ले लें, तो वो बंद हो चुका है बिकॉज ऑफ द डॉलर। यानी डॉलर की वजह से हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी है, जिस वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब बंद हो चुका है। और गरीबों के जी पास, जी। मजदूर तबके के पास तो हाँ जी। कोई काम नहीं है। अगर उनके पास काम नहीं है तो वो खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कैसे? तो बहुत ही बुरे हालात हैं। ठीक है, इस पे अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप बात करें हमारे पाकिस्तानियों की, तो 95 मिलियन पाकिस्तानीज करंट रिपोर्ट के मुताबिक, करंट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है पॉवर्टी की लाइन से नीचे आ चुके हैं। और हमारा जो इनकम पर कैपिटा, एक बंदे की जो इनकम है वो साउथ एशिया के अंदर सबसे कम है। अच्छा सर, मेरा एक यहाँ पर क्वेश्चन है
कि पाकिस्तान में ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, एकदम से अफरा तफरी फैली है, एकदम से महंगाई एकदम से ऊपर गई है। तो इस सारे कारनामे के पीछे कौन है, किसकी देखिए नाअहली है? देखिए ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये आपको पता है कि किसकी नाअहली है। ये सबको पता है किसकी नाअहली है। किन लोगों को हाँ जी, जी किन जी लोगों जी। को सुधरने की ज़रूरत है। उनमें से शर्म ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। उनके अपने जो मफादात हैं, उनके जो पॉलिटिकल मफादात हैं, उनके जो पर्सनल मफादात हैं, ये जो फैमिली टू फैमिली गवर्नमेंट यानी जो शिफ्टिंग है, एक फैमिली से दूसरी फैमिली की जी जी जी। ये गवर्नमेंट शिफ्टिंग है, ये जब तक हाँ जी ये हाँ। यानी बारी बारी लगे रहेंगे तो हमारे मुल्क के यानी जो है आने वाले भी दिनों में हालात बेहतर हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। तो हमें जो है इस चीज़ को जो है सबसे पहले जो है इस चीज़ को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये लोग अपने मफादात के लिए आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। एक गरीब बंदा है, वो कुछ भी कर देता है। आपने देखा होगा, आपकी जो मुल्क की करंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, अगर आप उसमें देखेंगे तो एक गरीब बंदा जुर्म कर देता है तो बेचारा सारा पर कितने कितने साल जो है जेल काटता है। बेगुनाह बंदे हैं, कितने कितने साल जो है जेल काटते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे जो हमारा जो हाई क्लास है, जो एक हुकूमत करने वाला तबका है, कोई भी हो, कहीं से भी उसका ताल्लुक हो, वो कुछ भी करे, वो किसी भी तरह के जो हैं जराइम करें, किसी भी तरह के क्राइम्स करें, कुछ भी करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा जो लॉ है वो बिल्कुल तरीके से जो है, हमारी जो अदलिया है वो बिल्कुल तरीके से जो है नाकाम हो चुकी है। हमें हमारी यानी मुल्क में इंसाफ कायम करने के लिए और बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। हम सिर्फ अदलिया को ही और अपने हुकूमती लोगों को ही इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके अंदर जो है, जो मेन चीज़ है, वो हम खुद भी हैं इसमें ज़िम्मेदार। क्योंकि जब तक हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम छोटे लेवल से अपने आप को चेंज नहीं लेके आएंगे, जब तक ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा, हम इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। तो सर आपने ये भी बताया था कि इसका सोल्यूशन भी आप बताएंगे, तो आपने भी सोल्यूशन नहीं बताया। सोल्यूशन आप काइंडली ज़रा थोड़ा सा बता दें, ताकि हमारी देखें ऑडियंस जो इन क्राइसिस से गुजर रही है वो अपने हालात पर देख सके, हालात को देख सके कि किस तरह से वो अपने हालात को मैनेज कर सकेंगे। तो इसका काइंडली ज़रा सोल्यूशन बता दें। सबसे पहले तो उससे कुछ की फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम अगर इसकी बात करें इकोनॉमी डेवलपमेंट की अपनी, ठीक है, हम कैसे अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो सबसे पहला मेन फैक्टर आता है एजुकेशन, ठीक है। और हमारा जो इलिटरेसी रेट है पाकिस्तान के अंदर, आपको साउथ एशिया में सबसे लोएस्ट है, ठीक है। हमारी आधी से ज़्यादा आबादी के जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर है, ठीक है। तो कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। अ, अब देखें, जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या है, स्किल डेवलपमेंट पे जो है, एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा उनका मेन फोकस ही उनका एजुकेशन पे रहता है। उनकी जो सबसे ज़्यादा जो जब उनका बजट आता है, कुछ भी आता है, तो उनकी सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन सेक्टर पे करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि जब तक लोगों के पास स्किल नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगी, वो निज़ाम को बदल नहीं सकते, ठीक है। ये तो इसका एक सबसे बड़ा की फैक्टर है, एजुकेशन एंड स्किल सेट। सबसे पहले हमें अपने जी जी। लोगों को स्किल्ड करना होगा जी और जी। एजुकेशन लेके आनी पड़ेगी। ठीक दूसरी है। चीज़ आ जाती है इकोनॉमी डेवलप करने में। देखिए, हमारा जो मेन फोकस रहता है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का, वो रहता है जॉब्स के ऊपर। हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है जॉब्स के ऊपर। तो हमारी इकोनॉमी जो है स्ट्राइविंग इकोनॉमी है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी दिन ब दिन नीचे जा रही है, इंडस्ट्री बंद है, तो एम्प्लॉयमेंट तो ना होने के बराबर है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पाकिस्तान में। करंट स्टैटिक्स करंट स्टैट्स के मुताबिक जो है, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अराउंड जो है पाकिस्तान का 40 to 45% है। और ये जो चंद कोरोना के बाद से जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और हमारा हाँ जी हाँ जी। जो है करेंसी डी वैल्यू हो रही है, जिससे हमारी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो स्टॉप हो रही हैं, बंद हो रही हैं। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है रेट और ज़्यादा गिर रहा है। तो हमें आपने बोला है कि इकोनॉमी को हमने स्टैंड अप कैसे लेके आना है। देखिए, हमें जो है जॉब्स के ऊपर से अपना दारोमदार ख़त्म करना होगा। हमें अपने लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आना होगा, हमें स्मॉल मीडियम बिजनेसेस की तरफ लेके आना होगा, छोटे छोटे ठीक कारखाने है। लगाने होंगे,
लेकिन हमें हमें हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं हमें अपनी इंपोर्ट्स रोकनी होंगी। ठीक है, जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले हमें उसका अल्टरनेट अपने डोमेस्टिक लेवल पे प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, हमें ठीक है। वही चीज़ अपने जब तक डोमेस्टिक लेवल पे प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हम जो इम्पोर्ट्स है वो हमारी नहीं रुकेंगी। सबसे पहले हमें जो है कंपटीशन क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे जो जो लोकल हैं, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ऐसी प्रोडक्ट लेके आनी चाहिए जिसकी वजह से जो है इम्पोर्ट जो है हमारी करनी ही ना पड़े। हमारी इम्पोर्ट्स जो है जब तक बैलेंस में नहीं आएंगी तो हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। ठीक है। ठीक है सर, और बहुत शुक्रिया सर तीसरा आपका। एक मिनट, तीसरा ठीक पॉइंट है। हम बात करते हैं एग्रीकल्चर। देखिए पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो ना होने के बराबर हैं। हमारे पास डैम्स नहीं है, हमारे पास अच्छा एक जो है निज़ाम नहीं है, पानी का निज़ाम नहीं है, जिससे जो है हम अपने जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, हमारे पास जो लैंड्स हैं उनको हम यूटिलाइज़ कर सकें एक सही माने के लिए। हम जो है लगे हुए हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। हम अपना जो ज़रूरी रकबा है उसको हम सोसाइटीज़ बनाने में, डीएचए बनाने में, डिफरेंट जो हैं हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लगाने में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमें जो है अपने एग्रीकल्चर निज़ाम को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसी इस्लाहात करनी पड़ेंगी जिससे जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट आए। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट आएगा, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हम हमारा जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर ख़त्म होगी, तो एक बैलेंस आएगा। देखिए जब तक आप अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को बैलेंस नहीं करेंगे ना इनिशियली, तो आपकी इकोनॉमी कभी भी बेहतर नहीं हो सकेगी। हमें तो बेसिकली जो रूल रहता है वो ये है कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, इंपोर्ट्स ना होने के बराबर होने चाहिए। जब जाके आपकी कंट्री जो है डी वैल्यू से वैल्यू पे आएगी और जो है हमारी करेंसी एक स्ट्रॉन्ग करेंसी बन जाएगी। सर बहुत शुक्रिया सर आपका। सर अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सर एक बच्चा जो कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा है, पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल सके, पढ़ाई का खर्चा खुद निकालने के साथ साथ वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। जी अब्दुल्ला, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया कि हमारी जो यूथ है वो पढ़ाई के साथ साथ कैसे इनकम अपनी जनरेट कर सकती है। देखिए जी जी। सबसे पहले बात वही आ जाती है, फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न। ठीक है, ये एक सिंपल सा स्लोगन है जो कि मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनके स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी जो यूथ है वो इस चीज़ को बहुत फॉलो करते हैं। देखें सबसे पहले देखें दुनिया जो है दिन ब दिन मॉडर्नाइज होती जा रही है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं दिन में, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ दिन ब दिन आ रही है। ठीक है, और हमारा बेसिकली सबसे बड़ा मसला क्या है, अगर बीइंग अ टीचर जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर्स देता था, तो जो बंदे 10 साल पहले स्कूल में पढ़ के गए हैं वो आज भी आप जाएं 20 साल बाद तो वही जो उनके बच्चे हैं उनकी औलादें हैं वो भी सेम निसाब वही पढ़ रही है। जो रैम वाला सिस्टम उन्होंने पढ़ा था 20 साल बाद वही बच्चे रैम वही पढ़े। देखिए ये जो है इसमें हमारी हुकूमत की बहुत बड़ी नाअहली है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है, हमारा जो एक एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है वो सेंट्रलाइज नहीं है। कुछ स्कूल में कुछ तालीम दी जा रही है, कुछ स्कूलों में कुछ तालीम दी जा रही है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं इन्होंने जो है जब तक अलाइंस नहीं होंगे, जब तक ये एक इनमें कोऑपरेशन नहीं आएगा, सेंट्रलाइज सिस्टम सेंट्रलाइज एजुकेशन का निज़ाम नहीं बनेगा, तो जब तक जो है हम अपने स्किल्ड स्टूडेंट्स को पैदा नहीं कर सकते, हमारी जो यूथ है वो कभी भी स्किल्ड नहीं हो सकती। अब आपने सवाल किया है कि हम कैसे कमा सकते हैं। देखें अब एक स्टूडेंट है उसके पास कोई स्किल्स ही नहीं है, उसको कुछ काम नहीं आता, तो वो मार्केट में क्या करेगा, और जॉब्स करेगा, लेबर लेबर जॉब करेगा। ठीक है, उसके पास इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का जिसको यूटिलाइज़ करके एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना हमें आना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। हर स्टूडेंट का सवाल है कि हम अपनी पढ़ाई के खर्चे पूरे करने के लिए, अखराजात पूरे करने के लिए हम कैसे पढ़ाई के साथ साथ एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके बहुत से तरीके हैं। ठीक है, उनमें से मैं आपको कुछ तरीके जो हैं बताऊंगा। लेकिन देखें सब कामों के लिए स्किल सेट रिक्वायर्ड है। जब तक आपका स्किल्स नहीं है जब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं उधर के बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले वो स्किल्स पे फोकस करते हैं। पहले वो कुछ सीखते हैं, फिर मार्केट में आते हैं, मार्केट एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद जो है वो उस मार्केट के हिसाब से अपने स्टार्टअप्स लॉन्च करते हैं।
तो हमें हमारे स्टूडेंट्स को आज के दौर में हमारी इकोनॉमी को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले जो है अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। या अगर आप आईटी से रिलेटेड अगर आपकी फील्ड आईटी है तो आपको आईटी से रिलेटेड वेब डेवलपमेंट हो गई, देन लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन लर्न, लाइक वेब डेवलपमेंट हो गई, ऐप डेवलपमेंट हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, ठीक है, फ्रीलांसिंग। आप ये स्किल सीखें, ठीक है, आपके पास फ्रीलांसिंग का ऑप्शन है, फ्रीलांसिंग में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि कोई भी आपका क्लाइंट है वो आपको जब जब आपसे सर्विस लेगा, जब आपका कोई पोर्टफोलियो होगा, पोर्टफोलियो के लिए आपको स्किल सेट रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसमें आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग के लिए भी स्किल सेट रिक्वायर्ड है बेसिक। उसके अलावा आप आ जाएँ अपना अपना सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ आ जाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ आ जाते हैं, आप ब्लॉगिंग की तरफ आ जाते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों में आपको कोई ना कोई स्किल रिक्वायर है। अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसे ही उठ के कोई ब्लॉग नहीं लिख देंगे। सबसे पहले आपको अपने लैंग्वेज स्किल्स पे, राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। स्किल्स जब तक आप नहीं लेंगे, जब तक आप कोई भी कमाई नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर। अब हम अपनी तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मेरे बहुत ही दिल के अजीज़, दिल के बहुत करीब रहने वाला और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, बहुत ज़्यादा सर्च किए जाने वाला सवाल आज आपसे पूछने जा रहे हैं। और सवाल ये है कि घर बैठकर पैसे किस तरह कमाए जा सकते हैं? तो कहने का बात ये है, देखिए, उस टाइम जब मैं यहाँ पे आया था, उस टाइम तो इतनी कोई टेक्नोलॉजी, आज से 6 साल पहले को अगर आप कंपेयर करें, तो हमारी जो सोशल मीडिया ट्रेंड है, ये जो ऑनलाइन अर्निंग है, इसका इतना रुझान नहीं था। अब जो है हर बंदा जो है ऑनलाइन वीडियोस देख के उनका एक माइंडसेट बन चुका है कि हम जो है ऑनलाइन पैसे कमाएं, ठीक है। अब बड़े बड़े मेंटर्स हैं, यूट्यूब पे आते हैं, ठीक है, वो बेसिकली जो है ना मिसगाइड करते हैं लोगों को, ये करें, इधर पैसा लगाएं, ये करें, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज हैं उनकी, ठीक है। कुछ लोग हैं, ठीक है, वो टॉन्ट करते हैं लोगों को आके, ठीक है, गलत बयानी करते हैं आके लोगों को, लेकिन रियलिटी नहीं बताते अपने व्यूज़ के लिए। उनको पता है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्राइविंग है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी जो है, हमारे लोग जो हैं, क्या उनकी कैपेसिटी है आजकल, लेकिन उसके बावजूद वो आते हैं, गलत गाइड करते हैं, अपने कोर्सेज बेच के दिन ब दिन अमीर होते हैं और साइड पे हो जाते हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो लोग हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत ये है। देखें, घर बैठे यू कैन वर्क फ्रॉम होम, यू कैन अर्न फ्रॉम होम, बट दिस थिंग नीड अ लॉट ऑफ स्किल्स। आपके पास एक ऐसा स्किल सेट होना चाहिए जो एक बाहर मार्केट में बनता है, उसके पास नहीं है। जब आप घर बैठ के, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो हायरिंग करते हैं, जिनको कुछ अपना काम करवाना है, ऐसा स्पेशलाइज्ड काम करवाना है, तो वो आपको अप्रोच करते हैं फिर, ठीक है। ये बेसिकली इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट वर्कर्स। किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं वो, ठीक है। उनके पास एक ऐसी एक्स्ट्रा स्किल होती है जो उनको घर बैठ के भी एक उनका एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया सर आपका कि सर आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो सर इंशाल्लाह हम इस तरह के टॉपिक्स इन फ्यूचर हम लेकर आते रहेंगे और आपसे बात करने का मौका हम हासिल करेंगे। तो सर आज की नशिस्त हम यहीं पर बर्खास्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।